हेलो एंड वेलकम टू एवरीथिंग माइंटी क्लासेस। हमने इकोनॉमिक्स का बजट चैप्टर गवर्नमेंट बजट शुरू किया था, 12th इकोनॉमिक्स का। और उसमें मैंने आपको बजट मीनिंग ऑब्जेक्टिव, फिर हमने रिसिप्ट साइड में कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बताया था। मैंने आपको रेवेन्यू रिसिप्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बताया था। ये सब चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा है बजटरी डेफिसिट। बिफोर गोइंग टू बजटरी डेफिसिट हमें पता होना चाहिए कि बजट तीन तरह के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तीन तरह के बजट जो होता है, सरप्लस बजट होता है, बैलेंस्ड बजट होता है, और तीसरा जो होता है आपका डेफिसिट बजट होता है। सबसे पहले तो बैलेंस्ड बजट। बैलेंस बजट मतलब क्या होता है कि जब इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, मान लो गवर्नमेंट का इनकम 100 रुपीज है एंड एक्सपेंडिचर भी 100 रुपीज है, देन दैट इज कॉल्ड बैलेंस बजट। सो व्हेन गवर्नमेंट रिसिप्ट इज इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन ए पर्टिकुलर ईयर, देन दैट इज कॉल्ड बजट, देन दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड बजट। अगर मान लो कि गवर्नमेंट का इनकम कम है देन द एक्सपेंडिचर, देन दैट इज कॉल्ड बजट डेफिसिट और बजट डेफिसिट इसको बोलते हैं। एंड थर्ड वन इज सरप्लस बजट। सरप्लस बजट मतलब क्या होता है कि जब इनकम जो होता है गवर्नमेंट का ज़्यादा होता है और एक्सपेंडिचर कम होता है। मान लो कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 100 करोड़ है और इनकम जो है वो आपका 150 करोड़ है, तो यहाँ पे इनकम ज़्यादा है देन द एक्सपेंडिचर, देन दैट इज कॉल्ड सरप्लस बजट। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बजट। और हमें जो डिटेल में पढ़ना है, ना ही हमें बैलेंस बजट पढ़ना है डिटेल में, ना ही हमें सरप्लस बजट पढ़ना है। हमें जो पढ़ना है वो डेफिसिट बजट पढ़ना है, जो कि दैट इज नोन बाय द नेम बजटरी डेफिसिट। सो नाउ लेट अस स्टार्ट व्हाट इज बजटरी डेफिसिट। वो मैंने बता दिया आपको कि जब एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम, व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम, देन दैट इज कॉल्ड बजटरी डेफिसिट। सो यहाँ पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बजटरी डेफिसिट what we are going to study here. First is revenue deficit, second जो है फिजिकल डेफिसिट है, और थर्ड है प्राइमरी डेफिसिट। 3 तरह के डेफिसिट होते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट पहले तो हम डिटेल में करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे पढ़ना है मीनिंग व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट, हाउ टू डिराइव रेवेन्यू डेफिसिट। हम कैसे क्या फॉर्मूला लगा के हम उसको निकालते हैं और वो फॉर्मूला कैसे बना हुआ वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद उसका इम्प्लीकेशन, कभी कभी 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ देखते हैं कि व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ आइदर रेवेन्यू डेफिसिट या फिजिकल डेफिसिट या प्राइमरी डेफिसिट। इसलिए हमें उनका इम्प्लीकेशन भी पढ़ना जरूरी है और उसको समझना जरूरी है। देखो सबसे पहले तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। रेवेन्यू डेफिसिट हम कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। अगर मान लो कि आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लो कि आपका 500 करोड़ है और रेवेन्यू रिसिप्ट जो है 400 करोड़ है, तो ये 100 करोड़ जो है ना, 100 करोड़ जो हो गया वो रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। क्योंकि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट, अगर मान लो रेवेन्यू रिसिप्ट आपको पता है क्या होता है कि गवर्नमेंट का वो रिसिप्ट जिससे ना कोई लाइबिलिटी क्रिएट होता है ना ही रिडक्शन इन द एसेट्स होता है। यानी कि आपका टैक्स हो गया, फी फाइन हो गया, नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया, वो सारे आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है। और जो गवर्नमेंट रेगुलर खर्चा करता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर दैट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट्स नॉट लीड टू रिडक्शन इन द लायबिलिटी। यानी कि गवर्नमेंट का वो खर्चा जो वैसे कर रहा है, जैसे कि गवर्नमेंट सर्वेंट का सैलरी देना वगैरह हो गया, या रेगुलर खर्चा जो गवर्नमेंट का होता है उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। मान लो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो 500 करोड़ है और रिसिप्ट जो है 400 करोड़ है, तो यहाँ पे ये एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिसिप्ट कम है, तो इसको हम बोलते हैं डेफिसिट है। बट क्योंकि हम सिर्फ रेवेन्यू पार्ट को ले रहे हैं यहाँ पे, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। देखो मान लो कोई एक फैमिली है जिसका डेली का खर्चा 100, मान लो कि 10,000 है डेली खर्चा, हाँ, और एक महीने में 10,000 डेली उसका रेगुलर खर्चा है। रेगुलर खर्चा मतलब जो उसको करना ही करना है, चाहे इनकम हो या ना हो, और वो अर्न कर रहा है, उससे भी कम अर्न कर रहा है, तो यानी कि जो उसका खर्चा 100,000 रुपीज है बट ही अर्निंग ओनली 8,000 रुपीज। सो हर महीने 2,000 रुपीज का उसका डेफिसिट हो रहा है। वो कहाँ से पूरा करेगा, खर्चा तो रेगुलर जो है वो तो है ही। उसी तरह गवर्नमेंट का अपना कोई रेगुलर खर्चा है, सैलरी देना है, हर महीने देना है, बाकी कुछ
गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा है, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर का खर्चा है, ये सारे खर्चा है ही उसका, और ये सब उसे करना ही करना है, चाहे इनकम कितना भी हो। तो अगर मान लो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कुछ है और जो रेवेन्यू रिसिप्ट आ रहा है, यानी कि जो ऐसा रिसिप्ट जिससे गवर्नमेंट को कोई किसी तरह का बोझ नहीं हो रहा है, किसी तरह का लायबिलिटी कम नहीं हो रहा है, जैसे टैक्स वगैरह नॉन टैक्स से जो भी पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास, वो अगर कम है तो देन दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, देखो हम अगर सिंपल वे में बोले कि किसी का खर्चा ज़्यादा है और इनकम कम है, और क्योंकि हम यहाँ पे और ज़्यादा स्पेसिफिक हो जा रहे हैं, हम सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम की बात कर रहे हैं। आप जब भी रेवेन्यू इनकम की बात करोगे, रिसिप्ट की बात करोगे, वहाँ पे याद रखना कि वो उनका वो इनकम जो उनको चुकाना नहीं है किसी को, ना ही वो कभी बोरो करके ला रहे हैं, तो इसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो रेवेन्यू सिर्फ हम वो पार्ट ले रहे हैं। आपको पता है ना कि बजट में दो पार्ट होता है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट होता है और एक कैपिटल रिसिप्ट होता है। सो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू पोर्शन। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है? इम्प्लीकेशन मतलब होता है कि इस तरह का घाटा जो होता है या डेफिसिट होता है, इसका क्या असर पड़ता है, ये हम देखते हैं इम्प्लीकेशन के थ्रू। इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, ये क्या इम्प्लीकेशन? पहले तो गवर्नमेंट अनेबल टू मीट रेगुलर और रिकरिंग एक्सपेंडिचर। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि गवर्नमेंट का जो रेगुलर खर्चा है, तो अगर रेवेन्यू डेफिसिट है यानी कि वो इतना भी नहीं अर्न कर पा रहा है टैक्स और नॉन टैक्स के थ्रू कि जो अपना डेली का खर्चा निकाल सके, मंथली खर्चा या ईयरली खर्चा निकाल सके, तो ये तो फिर गलत बात है ना कि गवर्नमेंट अपना खर्चा भी नहीं निकाल पा रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि, और अगर तो मान लो कि उसका खर्चा जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सपोज 100 रुपीज है और वो अर्न कर रहा है सिर्फ 80 रुपीज, तो 20 रुपीज कहाँ से लेके आएगा? देन आइदर बोरो करना पड़ेगा, एसेट्स बेचना पड़ेगा, तो इसका भरपाई उसे कहीं और से करना तो है ही, क्योंकि सैलरी तो देना ही देना है। तो इस तरह से ये सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन है कि गवर्नमेंट अपना जो रेगुलर और रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, इवन दैट आल्सो गवर्नमेंट इज अनेबल टू मीट। सो दिस इज द फर्स्ट इम्प्लीकेशन। सेकंड, गवर्नमेंट इज डिस सेविंग। डिस सेविंग मतलब क्या होता है कि जो मान लो कि कोई बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर हैं, मे बी टर्शियरी सेक्टर हो गया, मे बी सेकेंडरी सेक्टर हो गया, हाँ, या कोई ऐसा सेक्टर है जहाँ से उसे सेविंग हो रहा है या अच्छा पैसा अर्न कर रहे हो वो सेक्टर, हाँ, तो वो पैसा वो अब यहाँ पे लगाएगा। मान लो 20 रुपीज कहाँ से कंपनसेट करेगा? तो जो उनका गवर्नमेंट का सेविंग है दूसरे सेक्टर से, दे विल ट्राई टू डाइवर्ट दैट मनी टुवर्ड्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इस तरह से हम अगर वो सेविंग वहाँ से डाइवर्ट नहीं होता तो शायद वो उस सेक्टर में लगाया जाता, उस सेक्टर में लगाने से वहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन होता, वहाँ पे डेवलपमेंट होता, लेकिन वो चीज़ हम कम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक दूसरा नुकसान है रेवेन्यू डेफिसिट होने का। तीसरा, मेकअप रेवेन्यू डेफिसिट थ्रू कैपिटल रिसिप्ट, दैट इज बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट। अब वो 20 रुपीज मैंने बताया था ना कि अगर मान लो खर्चा जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100 रुपीज है और 80 रुपीज जो है आपका रिसिप्ट है, तो 20 रुपीज हो सकता है गवर्नमेंट बोरोइंग करे, हो सकता है गवर्नमेंट लोन ले ले, और हो सकता है डिसइन्वेस्टमेंट करें। तो अगर दोनों सिचुएशन में अगर बोरो करता है, अपने रेगुलर खर्चा के लिए बोरो करना पड़ता है, ये सबसे ये गवर्नमेंट के लिए अच्छी बात नहीं है कि वो अपने रेगुलर खर्चा के लिए भी बोरो करना पड़ता है। तो वो एक तरह से लायबिलिटी बढ़ रहा है उसके ऊपर, फिर बाद में इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, तो वो भी इंटरेस्ट भी एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाएगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट जो है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसके बाद आपका दूसरा होता है डिसइन्वेस्टमेंट। वो अपना एसेट्स बेचेगा, बेच के पैसा इकट्ठा करेगा और यहाँ पे रेगुलर जो खर्चा उसको पूरा करने की कोशिश करेगा, तो ये भी सही बात नहीं है। नेक्स्ट है लीड टू इन्फ्लेशन। देखो कब इन्फ्लेशन मतलब होता है प्राइस राइज, जनरल प्राइस राइज इन इकोनॉमी इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। अब इसमें देखो कब इन्फ्लेशन होता है? जब गवर्नमेंट एक्स्ट्रा पैसा इंजेक्ट करता है इकोनॉमी में, तो उस समय जितना पैसा इंजेक्ट किया हुआ उतना के हमने गुड्स नहीं प्रोड्यूस किया है, तो लोगों का पैसा आएगा और डिमांड करेंगे, उतना गुड्स है नहीं मार्केट में, तो प्राइजेस बढ़ना शुरू हो जाता है। और इस तरह से लीड टू इन्फ्लेशन। देखो 20 रुपीज, मैंने हमारा जो एग्जाम्पल था कि 100 रुपीज एक्सपेंडिचर है, 80 रुपीज इनकम है, तो 20 रुपीज कहाँ से लाएगा? हो सकता है कि गवर्नमेंट ने बोरोइंग करके इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट कर दिया हो सकता है डिसइन्वेस्टमेंट करके इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट कर दिया हो, वो अपना खर्चा पूरा करने के लिए इस तरह से पैसा इकोनॉमी में डालेगा। जब पैसा इकोनॉमी में इंजेक्ट होगा और उस प्रोपोर्शन में गुड्स एंड सर्विसेज नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं, देन दैट विल लीड टू इन्फ्लेशन। और ये भी एक
सही नहीं है गवर्नमेंट के लिए। और फर्दर बर्डन इन द टर्म्स ऑफ लोन एंड द इंटरेस्ट पेमेंट। अगर मान लो उन्होंने लोन लिया है कहीं से और लोन लेके जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसको पूरा करने की कोशिश किया तो हमारा जो है एक तरह से लायबिलिटी बढ़ जा रहा है, समझे, लोन चुकाना है फ्यूचर में, या फ्यूचर गवर्नमेंट को लोन चुकाना पड़ेगा, इंटरेस्ट फ्यूचर गवर्नमेंट को या इस गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो इस तरह से ये सारे इम्प्लीकेशन है आपका रेवेन्यू डेफिसिट होने का। तो इसलिए गवर्नमेंट को कोशिश करना चाहिए कि एटलीस्ट जो उसका रेगुलर का खर्चा है वो खर्चा तो खुद से निकाले, टैक्स और नॉन टैक्स के थ्रू निकाले किसी भी तरह से, सो दैट ये सारे प्रॉब्लम इकोनॉमी को फेस करना ना पड़े। तो ये हमारा पहला जो था रेवेन्यू डेफिसिट था। अब हम नेक्स्ट आते हैं, मैंने बताया था कि 3 तरह के बजटरी डेफिसिट होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। तो अब आता है हमारा फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर, पूरा खर्चा। देखो अगर हम पूरा खर्चा की बात करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, तो यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आ जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट रोड वगैरह बनवा रहा है, ये सब चीज, ये एक्सपेंडिचर भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज दैट लीड टू क्रिएशन ऑफ एसेट्स। या अगर मान लो कि गवर्नमेंट उस पैसे से लोन चुका रहा है, देन दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो जब हम दोनों एक्सपेंडिचर को ऐड कर देते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी, देन दैट इज कॉल्ड टोटल एक्सपेंडिचर। देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एंड कैपिटल, जो हमने पहले वीडियो में पढ़ा है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप उसको देख सकते हो उसमें और समझ सकते हो। सो टोटल एक्सपेंडिचर, सो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन दोनों को ऐड करके जो टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, माइनस टोटल रिसिप्ट। मान लो गवर्नमेंट का रिसिप्ट कहां से आता है, ये भी 2 तरह के रिसिप्ट होते हैं, एक कैपिटल रिसिप्ट आता है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट आता है। गवर्नमेंट का पैसा कहां से आता है, एक तो टैक्स नॉन टैक्स के थ्रू जो आ रहा है वो हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट, और एक जो होता है डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू, बोरोइंग के थ्रू वो आ रहा है, वो कैपिटल रिसिप्ट हो गया। तो इस तरह से 2 तरह का रिसिप्ट है। तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग। देखो रिसिप्ट में 3 तरह के रिसिप्ट होते हैं, देखो यहाँ में लिखा हुआ है कि टोटल रिसिप्ट के अंदर क्या आता है आपका, कि एक तो बोरोइंग हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, और डेब्ट रिसिप्ट हो गया, नॉन डेब्ट रिसिप्ट और रेवेन्यू रिकवरी ऑफ लोन। अब हम यहाँ पे देखो सबसे पहले हम टोटल रिसिप्ट को थोड़ा सा हम और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो टोटल रिसिप्ट के अंदर आता है कि सबसे पहले तो आपका एक रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, टोटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया, दूसरा कैपिटल रिसिप्ट हो गया। रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर टैक्स और फिर नॉन टैक्स हो गया, नॉन टैक्स रिसिप्ट हो गया। और कैपिटल रिसिप्ट के अंदर क्या होता है, आप 3 तरह के होते हैं कैपिटल रिसिप्ट के अंदर। कैपिटल रिसिप्ट के अंदर एक तो सबसे पहले होता है बोरोइंग होता है, दूसरा क्या होता है डिसइन्वेस्टमेंट होता है, और तीसरा क्या होता है रिकवरी ऑफ लोन। ये यहाँ लिखा हुआ है रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट और बोरोइंग। कैपिटल रिसिप्ट के अंदर 3 आता है, बोरोइंग भी आता है, डिसइन्वेस्टमेंट आता है और रिकवरी ऑफ लोन आता है। तो अगर हम फिस्कल डेफिसिट मतलब टोटल एक्सपेंडिचर, ये मैंने बताया कि रेवेन्यू और कैपिटल दोनों मिला के एक्सपेंडिचर, जो भी गवर्नमेंट का पूरा एक्सपेंडिचर होता है, उसके अंदर हम माइनस कर देंगे टोटल रिसिप्ट। कौन सा रिसिप्ट होता है, एक तो होता है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट होता है और कैपिटल रिसिप्ट होता है, 2 तरह के रिसिप्ट होते हैं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट तो माइनस करना ही करना है, कैपिटल रिसिप्ट भी माइनस करना है, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट में ना 3 तरह के होते हैं। एक हो गया आपका डिसइन्वेस्टमेंट, दूसरा हो गया आपका बोरोइंग, और तीसरा हो गया रिकवरी ऑफ लोन। तो हम सिर्फ ये दो इसको लेंगे, इसको नहीं लेते हैं, डेब्ट रिसिप्ट को नहीं लेते हैं। यानी कि हम टोटल रिसिप्ट में हम सारे रिसिप्ट ले लेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट भी ले लेंगे, कैपिटल रिसिप्ट भी लेंगे, एक्सेप्ट बोरोइंग। हम यहाँ बोरोइंग को हटा देंगे, तो व्हाट वी गेट इज फिस्कल डेफिसिट। फिर से बता रहा हूं, अगर मान लो कि फिस्कल डेफिसिट निकालना था टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल में सारे एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, सारा रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, यानी कि हम यहाँ पे बोरोइंग को माइनस कर देते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे ले लो, अगर मान लो कि हमारा इस एग्जांपल से देखो, अगर मान लो हमारा जो है फिस्कल डेफिसिट निकालना है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो टोटल रिसिप्ट मान लो 200 का है, टोटल एक्सपेंडिचर 200 है, टोटल रिसिप्ट में आपका रेवेन्यू रिसिप्ट 100 रुपीज हो गया,
रेवेन्यू रिसिप्ट 100 रुपीज हो गया। उसके बाद अगर हम कैपिटल रिसिप्ट के अंदर देते हैं, कैपिटल रिसिप्ट के अंदर 3 होता है, एक तो बोरिंग होता है, डिसइन्वेस्टमेंट होता है, रिकवरी ऑफ लोन होता है। तो हम सिर्फ ये 2 लेंगे। अगर ये मान लो रिकवरी ऑफ लोन 20 रुपीज है, उसके बाद बोरिंग जो है उसको हमें नहीं लेना है, डिसइन्वेस्टमेंट मान लो 40 रुपीज है, तो ये 160 हो गया। 160 माइनस 200 यानी कि 40 रुपीज। तो ये 40 रुपीज जो बच जाता है ना, दैट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट, और इन अदर वर्ड वी कैन से दैट दिस इज नथिंग बट बोरोइंग पार्ट ऑफ द बजट। सो फिस्कल डेफिसिट को ही बोरोइंग बोलते हैं हम। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग, क्योंकि अगर हमने तो सारा चीज माइनस, टोटल एक्सपेंडिचर में हम सारा चीज माइनस कर दिया, क्या बच गया? सिर्फ बोरोइंग बच गया। तो बोरोइंग इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है? देखो, डेट ट्रैप, डेट ट्रैप मतलब होता है अगर मान लो हम हमारा फिस्कल बोरोइंग है, अगर हम बोरो कर रहे हैं और उसको फिर हम क्या कर रहे हैं कि अगले हमें उसके लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो हमें और बोरिंग करना पड़ेगा, फिर अगले साल और इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, तो फिर और बोरो कर, तो इस तरह से बोरिंग करते करते एक फाइनली टोटल बोरिंग इंटरेस्ट पेमेंट देना पड़ता है, विच इंटरेस्ट पेमेंट क्या है? याद रखना कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इंटरेस्ट पेमेंट हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आता है, तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ते जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो आप उसको पूरा करने के लिए फिर से बोरोइंग करोगे, और फिर बोरो करोगे तो फिर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इस तरह से फाइनली इट लीड टू डेट ट्रैप, यानी कि कर्ज में फंस जाता है और उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। यही इंडिया के साथ हुआ था 1981 से पहले। हाँ, नेक्स्ट जो है इन्फ्लेशन। हम अननेसेसरी बोरो करके इकोनॉमी में मनी इंजेक्ट करते हैं, तो जब हम पैसा इंजेक्ट करेंगे इकोनॉमी में और उसके प्रोपोर्शन में गुड्स एंड सर्विसेज अगर प्रोड्यूस नहीं होता है, तो दैट फाइनली लीड टू इन्फ्लेशन। ये भी एक है। और फॉरेन डिपेंडेंस, और मान लो हम फॉरेन कंट्री से कर्जा लेते हैं, तो फॉरेन कंट्री इंटरफेयर करना शुरू कर देंगे, आप ऐसे करो वैसे करो। टेक द एग्जांपल 1991 में हमने वर्ल्ड बैंक और IMF से लोन लिया था, तो उन्होंने हमारे इंटरफेयर किया ना, उन्होंने बोला कि अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को चेंज करो, हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एडॉप्ट करना पड़ा। दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस इन द इकोनॉमिक इकोनॉमी बिकॉज ऑफ टेकिंग लोन फ्रॉम द फॉरेन कंट्री। एंड फाइनली हैम्पर फ्यूचर ग्रोथ। देखो, हम लोन लेते रहते हैं, जितना जितना हम लोन लेते रहेंगे उतना हमारा कर्जा बढ़ते जाएगा, हमें हर साल इंटरेस्ट भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और इस तरह से हमारा फ्यूचर का ग्रोथ जो है वो रुकना शुरू हो जाता है। तो ये सारे इम्प्लीकेशन है आपका फिस्कल डेफिसिट का। सबसे जो नेक्स्ट जो आता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। तो याद रखना कि फिस्कल डेफिसिट मतलब इक्वल टू बोरोइंग होता है। टोटल एक्सपेंडिचर में सारा एक्सपेंडिचर निकाल देते हैं, जो बच जाता है दैट इज कॉल्ड दैट इज एक्सेप्ट बोरोइंग। तो एक्सेप्ट बोरोइंग इज नथिंग बट फिस्कल डेफिसिट। सो फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू बोरोइंग। नेक्स्ट आता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। यानी कि मान लो हमारा फिस्कल डेफिसिट जो था यहाँ पे 40 रुपीज था, तो अगर 40 रुपीज में ना कुछ 40 रुपये बोरोइंग था, हो सकता है बोरोइंग में कुछ पार्ट जो हो हमने इंटरेस्ट पे करने के लिए, मान लो कि हमें जरूरत है सिर्फ 35 रुपीज का, 35 करोड़ का, बट हमने 40 करोड़ रुपीज बोरो किया। वो 5 करोड़ जो हमने बोरो किया ना, वो इंटरेस्ट पेमेंट के लिए था। तो अगर हम प्राइमरी डेफिसिट में, यानी कि जिसको हम टोटल बोरोइंग बोलते हैं, उसमें हम इंटरेस्ट पेमेंट बाहर कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास जो बचता है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट में आप इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दो, देन व्हाट वी गेट इज प्राइमरी डेफिसिट। इस तरह से प्राइमरी डेफिसिट जो हमें ये शो करता है कि एक्चुअली हम कितना बोरो कर रहे हैं अपने डेफिसिट को पूरा करने के लिए। So how much government is borrowing to meet the expenses other than the interest payment? देखो, हम बोरो करते हैं दोनों चीज के लिए, अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए भी एज वेल एज इंटरेस्ट पेमेंट के लिए भी। तो बट जो प्राइमरी डेफिसिट, उसमें फिस्कल डेफिसिट में वो पार्ट भी इंक्लूड होता है जो कि हम इंटरेस्ट पेमेंट के लिए बोरो करते हैं। तो हमें पता नहीं चलता है कि हम एक्चुअली अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए कितना बोरो कर रहे हैं। उसमें दोनों चीज मिक्स होता है, इंटरेस्ट पेमेंट भी मिक्स होता है जो फिस्कल डेफिसिट में, और बोरोइंग भी मिक्स होता है, तो टोटल बोरोइंग होता हो। लेकिन जब हम टोटल बोरोइंग में से फिस्कल डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देंगे, तो हमें पता चलता है कि हम एक्चुअली कितना बोरो कर रहे हैं अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए।
तो ये हमें एक्चुअल बोरिंग पता चलता है अदर देन द इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, दूसरा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसके ऊपर आता है कि लो और जीरो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट दैट इंटरेस्ट कमिटमेंट ऑफ द अर्लियर लोन हैव फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू बोरो। देखो, अगर मान लो कि यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल के थ्रू समझाने की कोशिश करी है, अगर फिस्कल डेफिसिट 50 है और इंटरेस्ट पेमेंट 5 रुपये है, तो 5 करोड़ है, 50 करोड़ फिस्कल डेफिसिट है और इंटरेस्ट पेमेंट 5 करोड़ है, तो हमारा कितना हो जाएगा आपका प्राइमरी डेफिसिट, वो होगा आपका 45। देखो, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट, तो फिस्कल पेमेंट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका प्राइमरी डेफिसिट। तो अगर 50 रुपये फिस्कल डेफिसिट है, जो टोटल कर्जा है हमने लिया है बाहर कंट्री से बोरो किया है, और उस कर्जे में आपका 5 रुपये इंटरेस्ट पेमेंट दे रहे हो, तो आपको आपका कितना रहा है 45 करोड़, तो प्राइमरी डेफिसिट 45 करोड़ रुपए हो गए। अगर मान लो कि आप 50 रुपये आपका फिस्कल डेफिसिट है और उसमें से 45 रुपये आप इंटरेस्ट पेमेंट है, तो आपका प्राइमरी डेफिसिट कितना हो गया 5 रुपये हो गया। जब मान लो 50 रुपये आपका फिस्कल डेफिसिट है, उसमें आप 50 रुपये इंटरेस्ट पेमेंट है, तो आपका कितना हो गया प्राइमरी डेफिसिट 0 हो गया। यानी कि जब आपका प्राइमरी डेफिसिट 0 या लेस देन कम है और वेरी नियर टू 0, इसका मतलब ये होता है कि आप बोरो कर रहे हो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, और अगर जितना गैप ज्यादा, जैसे 45 है, यहाँ पे 50 रुपये फिस्कल डेफिसिट था, 5 रुपये इंटरेस्ट पेमेंट था, यहाँ 45 रुपये जो है आपका प्राइमरी डेफिसिट हो गया। सो मोर द प्राइमरी डेफिसिट, इसका मतलब कि आप ज्यादा पैसा बोरो कर रहे हो अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। और अगर मान लो कि 0 फिस्कल डेफिसिट है, इसका मतलब ये होता है कि आप सिर्फ बोरो कर रहे हो इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, ना ही अपना एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। सो लेस द फिस्कल प्राइमरी डेफिसिट indicate that country is borrowing not to meet its expenses but to give money to as a interest देने के लिए आप पैसा बोरो कर रहे हो। सो ये याद रखना हमेशा कि लो और जीरो प्राइमरी डेफिसिट मतलब क्या होता है कि जो आप पहले लोन ले रखे हो उसका इंटरेस्ट चुकाने के लिए आप कर्जा ले रहे हो। तो ये हमारा तीनों फिस्कल, प्राइमरी और रेवेन्यू डेफिसिट। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे कैलकुलेट करके क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पे एक कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे हम फिस्कल डेफिसिट निकालना है, तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट एक्सक्लूड बोरोइंग। तो बोरोइंग को हमें एक्सक्लूड करना है। अब देखो टोटल आपका एक्सपेंडिचर कितना है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों मिलाकर टोटल होता है, यानी कि 500 प्लस 700, ये हो गया टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, डिसइन्वेस्टमेंट और रिकवरी ऑफ लोन, क्योंकि ये हमें नहीं लेना है, तो वो जो होता है माइनस आपका कितना हो गया 400 प्लस 200 प्लस 300, टोटल रिसिप्ट 400 प्लस 200 प्लस 300, यानी 4 6 9, थ्री हंड्रेड क्या हो गया, बोरिंग होता है, फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू बोरिंग, तो ये देखो बराबर आ गया। तो इस तरह से हम फिस्कल डेफिसिट जो है आपका निकाल सकते हैं। फिस्कल डेफिसिट निकालने का एक फॉर्मूला है, क्योंकि जब हम क्या करते हैं सबसे पहले तो टोटल एक्सपेंडिचर लिखते हैं, उसके बाद टोटल रिसिप्ट। तो हम रिसिप्ट जो पहले तो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट लेते हैं जो कि यहाँ पे 400 करोड़ है, उसके बाद सीधे हम बोरिंग नहीं करने लगते हैं, हम देखते हैं कि हमारा डिसइन्वेस्टमेंट से कितना पैसा हम निकाल सकते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि लोन जो हमने दे रखा है पहले उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद भी अगर कम
पूरा नहीं होता आपका टोटल एक्सपेंडिचर, उस सिचुएशन में हम बोरिंग करते हैं। सो इस तरह से हम बोरिंग को निकाल सकते हैं। सो ये है हमारा बजटरी डेफिसिट। आपको समझ में आ गया होगा फिर कि 3 तरह के बजटरी डेफिसिट होते हैं। एक तो रेवेन्यू होता है, फिस्कल होता है, प्राइमरी होता है। क्या उसका फॉर्मूला है निकालने का और इसका इम्प्लीकेशन क्या है, हमने इसको डिटेल में समझाया है। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड प्लीज डू like, share and subscribe my channel. Thank you.